हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। पिछली वीडियो में हमने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ा था। उसकी कौन कौन सी योजनाएं थी उनके बारे में पढ़ा था। तो आज की इस वीडियो में हम मोहम्मद बिन तुगलक की विफलता के कारण पढ़ेंगे। तो चलिए डिस्कस करते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक में बहुत से गुण विद्यमान थे। वह एक विद्वान, उदार, न्यायप्रिय, सहिष्णु, एक वीर योद्धा और उच्च चरित्र का स्वामी था। यह बहुत आश्चर्य की बात है कि इतने गुणवान सुल्तान को भला विफलता का मुख क्यों देखना पड़ा। इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित अनुसार है। नंबर 1 है सुल्तान का स्वभाव। मोहम्मद बिन तुगलक का स्वभाव उसकी विफलता का एक प्रमुख कारण था। वह बहुत अभिमानी और हठी व्यक्ति था। वह एक बार जो बात सोच लेता उसके परिणाम पर बिना विचार किए पूर्ण करवा कर छोड़ता था। ऐसा करते समय चाहे प्रजा को असंख्य कष्ट ही क्यों न उठाने पड़े। वह बहुत निर्दयी भी था। वह सामान्य अपराधियों को भी मृत्यु दंड सुना देता था। यह कहा जाता है कि उसके महल के आसपास लाशों के ढेर लगे रहते थे। वह एक महान दानी भी था। उसने विद्वानों, निर्धनों और फकीरों को खूब दान दिया। इससे राजकोष पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। दूसरा है सुल्तान की योजनाएं। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का दिमाग नई योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने में बहुत तेज था। उसकी राजधानी को परिवर्तित करने, सांकेतिक मुद्रा प्रणाली आरंभ करने, दोआब में कर वृद्धि करने, कृषि संबंधी सुधार करने तथा खुरासान तथा कराचल को विजित करने इत्यादि की योजनाओं के कारण प्रजा में सुल्तान के विरुद्ध व्यापक रोष फैला। जब सुल्तान ने प्रजा की इच्छा की परवाह किए बिना इन योजनाओं को बलपूर्वक लागू करने का प्रयास किया तो प्रजा ने स्थान स्थान पर उसके विरुद्ध विद्रोह का ध्वज बुलंद कर दिया। अतः साम्राज्य में चारों ओर अराजकता फैल गई। सुल्तान इस बिगड़ी हुई स्थिति को नियंत्रित न कर पाया। परिणाम स्वरूप उसे विफलता का मुख देखना पड़ा। उसके द्वारा तैयार की गई सभी योजनाएं विफल रही और अपने साथ नए कष्ट लेकर आई। तीसरा है सुल्तान की धार्मिक नीति। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के अन्य सुल्तानों की तरह कट्टर मुसलमान नहीं था। उसने अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में अपने सिक्कों पर खलीफा के नाम को खुदवाना छोड़ दिया था। उसने उलेमाओं और काजियों को प्राप्त सभी विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। अपराधी प्रमाणित होने पर उन्हें भी कठोर दंड दिया जाने लगा। इनके अतिरिक्त सुल्तान ने हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई और उन्हें राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त किया। सुल्तान की इस धार्मिक नीति में आए परिवर्तन का कट्टर सुन्नी मुसलमानों ने डटकर विरोध किया। तीव्रता से बिगड़ रही स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए सुल्तान ने अपने शासन के अंतिम वर्षों में खलीफा से मान्यता प्राप्त की और उसके नाम को सिक्कों पर खुदवाया, परंतु देरी से उठाए गए पग का प्रजा पर कोई वांछित प्रभाव न पड़ा। चौथा है विपरीत परिस्थितियाँ। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की विफलता का एक प्रमुख कारण उसका दुर्भाग्य था। वह अपने युग से बहुत आगे था, परंतु उसकी प्रजा सामान्यतः अशिक्षित और नासमझ थी। वह सुल्तान के उच्च आदर्शों और उसकी योजनाओं को समझने में असमर्थ रही। फलस्वरूप सुल्तान और प्रजा के बीच परस्पर खाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। द्वितीय, उसके शासनकाल के दौरान बहुत भयानक अकाल पड़े, जिसके कारण जनधन की भारी क्षति हुई। लोगों ने अपने कष्टों के लिए सुल्तान को उत्तरदायी ठहराया और वे सुल्तान के विरुद्ध हो गए। ऐसी विपरीत परिस्थितियों के कारण सुल्तान की नीतियां सफल न हो पाई। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के विचारानुसार यह सत्य है कि वह विफल रहा, परंतु उसकी विफलता का मुख्य रूप से उन परिस्थितियों के कारण हुई जिन पर उसका कम अथवा कोई वश न था। पांचवां है योग्य परामर्शदाताओं का अभाव। यह सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का ही दुर्भाग्य था कि उसे योग्य और अनुभवी परामर्शदाताओं का साथ न मिला। इस अभाव के कारण वे सुल्तान को उसके व्यर्थ की योजनाओं को रोकने और जनमत से उसे अवगत करवाने में विफल रहे। अतः न तो सुल्तान प्रजा को समझ पाया और न वह सुल्तान को।
इस कारण सुल्तान का विफल होना अनिवार्य था। छठा है साम्राज्य विस्तार। साम्राज्य का विस्तार भी सुल्तान की विफलता में सहायक प्रमाणित हुआ। उसके साम्राज्य में लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के अनेक प्रदेश सम्मिलित थे। उस समय यातायात तथा संचार के साधन इतने विकसित नहीं थे, अतः इतने विस्तृत साम्राज्य को नियंत्रण में रखना बहुत कठिन कार्य था। इसलिए जब साम्राज्य में सुल्तान के विरुद्ध स्थान स्थान पर विद्रोह होने आरंभ हो गए तो वह उनका दमन करने में असमर्थ रहा। परिणाम स्वरूप उसका साम्राज्य छिन्न भिन्न होना आरंभ हो गया। सातवां है विदेशियों द्वारा विश्वासघात। मोहम्मद बिन तुगलक मेहमानों का बहुत सम्मान करता था। उसने बहुत से विदेशियों को, जिनमें अफगान, ईरानी, मंगोल और अफ्रीकी इत्यादि सम्मिलित थे, को न केवल अपार धन दिया अपितु उन्हें राज्य के उच्च पदों पर भी नियुक्त किया। परंतु ये विदेशी विश्वासघाती और द्रोही निकले। जिस समय सुल्तान को उनके सहयोग की आवश्यकता पड़ी, उस समय वे सुल्तान के विरुद्ध हो गए तथा स्थान स्थान पर विद्रोह करके उसकी कठिनाइयों में और वृद्धि की। निसंदेह विदेशियों द्वारा किया गया यह विश्वासघात जहाँ साम्राज्य के लिए बड़ा हानिप्रद प्रमाणित हुआ, वहीं इस कारण सुल्तान को भी विफलता का मुंह देखना पड़ा। अंत में हम प्रसिद्ध इतिहासकार स्टेनले लेनपूल के इन शब्दों से सहमत हैं। इस प्रकार अपने उत्तम उद्देश्यों और उच्च विचारों के होते हुए भी संतुलन अथवा धैर्य, यशोचित भावों के अभाव के कारण मोहम्मद तुगलक पूर्णतः असफल हुआ। नेक्स्ट है मोहम्मद बिन तुगलक काल के विद्रोह। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी विद्रोहों के लिए भी जाना जाता है। उसके शासनकाल में कुल 22 विद्रोह हुए। इन विद्रोहों में 1335 ईस्वी का मावर विद्रोह एक विभाजन रेखा की तरह समझा जाता है। इससे पूर्व मोहम्मद बिन तुगलक को 6 विद्रोहों का सामना करना पड़ा। इन विद्रोहों को सुल्तान द्वारा कुचल दिया गया। 1335 ईस्वी के पश्चात सुल्तान को 16 विद्रोहों का सामना करना पड़ा। सुल्तान इनमें से अनेक विद्रोहों का दमन न कर सका। परिणाम स्वरूप उसके साम्राज्य के अनेक प्रदेश स्वतंत्र हो गए। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 ईस्वी से 1351 ईस्वी तक शासन किया है। अभी हमने मोहम्मद बिन तुगलक की विफलता के कारण डिस्कस कर लिए। तो सबसे पहला कारण था इसमें सुल्तान का स्वभाव। तो एक राजा का स्वभाव ही प्रजा के लिए बहुत ही आकर्षक रहता है। अगर कोई राजा अच्छे से बातचीत करता है और उसका नज़रिया प्रजा के लिए बहुत अच्छा रहता है, तो प्रजा उसको अपना राजा तो मान ही लेती है और उसके उच्च आदर्शों को भी अपना लेती है। अगर मोहम्मद बिन तुगलक का स्वभाव अच्छा रहता और प्रजा के साथ बातचीत करने का नज़रिया उसका सही रहता, तो प्रजा उसको अपने सुल्तान भी मानती और उसके हर एक निर्णय में उसके साथ खड़ी रहती। लेकिन यहाँ पर विपरीत था। दूसरा है सुल्तान की योजनाएं, जिसके कारण उसे विफलता का ही मुंह देखना पड़ा, क्योंकि उसकी योजनाएं ना ही प्रजा के हित में थी और ना ही राज्य के हित में, इसलिए उसकी विफलता तो अवश्य ही मिलनी थी। तीसरा है सुल्तान की धार्मिक नीति, और उसकी धार्मिक नीति के कारण भी उसे विफलता का मुंह देखना पड़ा। चौथा कारण था विपरीत परिस्थितियाँ। कभी होता है कि परिस्थितियाँ भी साथ नहीं देती है, तो यहाँ पर भी सेम वैसा ही हुआ कि परिस्थितियों ने जो है मोहम्मद बिन तुगलक का साथ नहीं दिया, जिसके कारण उसे विफलता का मुंह देखना पड़ा। चौथा भी हमने डिस्कस कर लिया। पांचवा है योग्य परामर्शदाताओं का अभाव। परामर्शदाता भी होना आवश्यक है, क्योंकि सुल्तान अकेले ही कोई फैसला नहीं ले सकता। मंत्री, सैनिकों और बहुत सारे लोग होते हैं जो राजा के साथ होते हैं, मंत्रीगण, अगर उनका परामर्श भी राजा को मिलता तो मोहम्मद बिन तुगलक को विफलता का मुंह नहीं देखना पड़ता और शायद ही वो सफल हो जाता। तो छठा है साम्राज्य विस्तार। उसने अपने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया था। बहुत सारे क्षेत्र जो उसने अपने साम्राज्य में मिला लिए थे। तो संपूर्ण उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के अनेक प्रदेश सम्मिलित थे उसके राज्य में।
तो इतने बड़े साम्राज्य पर नियंत्रण रखना कोई आसान कार्य नहीं था, क्योंकि उस समय ना ही यातायात तथा संचार साधन इतने विकसित थे, और अतः इतने विस्तृत साम्राज्य को नियंत्रण में रखना भी बहुत ज़्यादा कठिन था। इसलिए भी उसे विफलता का मुँह देखना पड़ा। जब साम्राज्य में सुल्तान के विरुद्ध स्थान स्थान पर विद्रोह भी होने लगे थे उस टाइम, तो उनका दमन करने में भी वह असमर्थ रहा, और उसका परिणाम तो साम्राज्य का छिन्न भिन्न होना ही था, और अंत में उसे फिर विफलता ही मिली। 7वां है विदेशियों द्वारा विश्वासघात। ये तो सबसे मेन पॉइंट है कि उस टाइम राजाओं के पीठ पीछे विश्वासघात होते रहते थे। उनके योजनाओं को विफल बनाने के लिए दुश्मन तो दुश्मन ही थे, लेकिन घर के भेदी भी होते थे बहुत सारे, जो घर में रहते हुए उसकी योजनाओं को पूर्णतः मान्यता नहीं देते थे और विश्वासघात करते थे। ये तो विदेशियों द्वारा विश्वासघात था, लेकिन कभी तो राजा के अपने परिवार के सदस्य ही विश्वासघात करते थे। तो ये भी एक मेन पॉइंट है कि विश्वासघात, विदेशियों द्वारा विश्वासघात किया गया, जिस कारण उसकी योजना जो है विफल हो गई। तो अब हम विद्रोहों के कारण डिस्कस करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में होने वाले विद्रोहों के लिए अनेक कारण उत्तरदायी थे। इन कारणों का संक्षिप्त वर्णन निम्नलिखित अनुसार है। नंबर 1, सुल्तान का स्वभाव। मोहम्मद बिन तुगलक का स्वभाव विद्रोहों को प्रोत्साहन देने का एक प्रमुख कारण था। वह बहुत अभिमानी और हठी व्यक्ति था। वह एक बार जो बात सोच लेता, उसके परिणाम पर बिना विचार किए पूर्ण करवाकर छोड़ता था। ऐसा करते समय चाहे प्रजा को असंख्य कष्ट ही क्यों न उठाने पड़े। वह बहुत निर्दयी भी था। वह सामान्य अपराधियों को भी मृत्युदंड सुना देता था। यह कहा जाता है कि उसके महल के आसपास लाशों के ढेर लगे रहते थे। इससे प्रजा में असंतोष फैला तथा वे ऐसे निर्दयी सुल्तान का तख्ता पलट करने की योजनाएं तैयार करने लगे। ये पॉइंट पीछे जो हमने डिस्कस किया था असफलता या विफलता के कारण, उसी सेम वैसा ही पॉइंट है। और सेकंड पॉइंट भी सेम ही है, सुल्तान की योजनाएं। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का दिमाग नई योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने में बहुत तेज़ था। उसकी राजधानी को परिवर्तित करने, सांकेतिक मुद्रा प्रणाली आरंभ करने, तोआब में कर वृद्धि करने, कृषि संबंधी सुधार करने तथा खुरासान तथा कराचिल को विजित करने इत्यादि की योजनाओं के कारण प्रजा में सुल्तान के विरुद्ध व्यापक रोष फैला। जब सुल्तान ने प्रजा की इच्छा की परवाह किए बिना इन योजनाओं को बलपूर्वक लागू करने का प्रयास किया, तो प्रजा ने स्थान स्थान पर उसके विरुद्ध विद्रोह का ध्वज बुलंद कर दिया। अतः साम्राज्य में चारों ओर अराजकता फैल गई। सुल्तान इस बिगड़ी हुई स्थिति को नियंत्रित न कर पाया। परिणाम स्वरूप विद्रोहों की लपटें फैलती चली गई, जिस कारण साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया। डॉक्टर आगा मेहदी हुसैन का कहना पूर्णतः सही है। उसके द्वारा तैयार की गई सभी योजनाएं विफल रही और अपने साथ नए कष्ट लेकर आई। और तीसरा पॉइंट भी सेम है, जैसे विफलता के कारण में हमने पढ़ा था। सुल्तान की धार्मिक नीति। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली के अन्य सुल्तानों की तरह कट्टर मुसलमान नहीं था। उसने अपने शासनकाल के आरंभिक वर्षों में अपने सिक्कों पर खलीफा के नाम को खुदवाना छोड़ दिया था। उसने उलेमाओं और काजियों को प्राप्त सभी विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। अपराधी प्रमाणित होने पर उन्हें भी कठोर दंड दिया जाने लगा। इनके अतिरिक्त सुल्तान ने हिंदुओं के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई और उन्हें राज्य के उच्च पदों पर नियुक्त किया। सुल्तान की इस धार्मिक नीति में आए परिवर्तन का कट्टर सुन्नी मुसलमानों ने डटकर विरोध किया। वे ऐसे सुल्तान को सबक सिखाने के लिए किसी स्वर्ण अवसर की तलाश में थे, अतः उन्होंने विद्रोहाग्नि को भड़काया। चौथा भी सेम पॉइंट है, विपरीत परिस्थितियाँ। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की विफलता का एक प्रमुख कारण उसका दुर्भाग्य था। वह अपने युग से बहुत आगे था, परंतु उसकी प्रजा सामान्यतः अशिक्षित और नासमझ थी। वह सुल्तान के उच्च आदर्शों और उसकी योजनाओं को समझने में असमर्थ रही। फलस्वरूप सुल्तान और प्रजा के बीच परस्पर खाई दिन प्रतिदिन बढ़ती चली गई। द्वितीय, उसके शासनकाल के दौरान बहुत भयानक अकाल पड़े, जिसके कारण जनधन की भारी क्षति हुई। लोगों ने अपने कष्टों के लिए सुल्तान को उत्तरदायी ठहराया और वे सुल्तान के विरुद्ध हो गए। ऐसी विपरीत परिस्थितियों के कारण सुल्तान की नीतियाँ सफल न हो पाई। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद के विचारों अनुसार यह सत्य है कि
वह विफल रहा, परंतु उसकी विफलता का मुख्य रूप से उन परिस्थितियों के कारण हुई जिन पर उसका कम अथवा कोई वश न था। 5वां BC में साम्राज्य का विस्तार। साम्राज्य के विस्तार ने भी सुल्तान के विरुद्ध विद्रोहों को प्रोत्साहित किया। उसके साम्राज्य में लगभग संपूर्ण उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत के अनेक प्रदेश सम्मिलित थे। उस समय यातायात तथा संचार के साधन इतने विकसित नहीं थे, अतः इतने विस्तृत साम्राज्य को नियंत्रण में रखना बहुत कठिन कार्य था। इसलिए जब साम्राज्य में सुल्तान के विरुद्ध स्थान स्थान पर विद्रोह होने आरंभ हो गए तो वह उनका दमन करने में असमर्थ रहा। परिणामस्वरूप उसका साम्राज्य छिन्न भिन्न होना आरंभ हो गया। नेक्स्ट भी सेम है। 6, विदेशियों द्वारा विश्वासघात। मोहम्मद बिन तुगलक विदेशियों का बहुत सम्मान करता था। उसने बहुत से विदेशियों को, जिनमें अफ़गान, ईरानी, मंगोल और अफ्रीकी इत्यादि सम्मिलित थे, को न केवल अपार धन दिया अपितु उन्हें राज्य के उच्च पदों पर भी नियुक्त किया। परंतु ये विदेशी विश्वासघाती और द्रोही निकले। जिस समय सुल्तान को उनके सहयोग की आवश्यकता पड़ी उस समय वे सुल्तान के विरुद्ध हो गए तथा स्थान स्थान पर विद्रोह करके उसकी कठिनाइयों में और वृद्धि की। निसंदेह विदेशियों द्वारा किया गया यह विश्वासघात जहाँ साम्राज्य के लिए एक बड़ा हानिप्रद प्रमाणित हुआ, वहीं इस कारण सुल्तान को भी विफलता का मुख देखना पड़ा। लास्ट है महत्वाकांक्षी सरदार। मोहम्मद बिन तुगलक के साम्राज्य के अनेक बड़े बड़े सरदार बहुत महत्वाकांक्षी एवं स्वार्थी थे। वे सदैव अपना स्वतंत्र शासन स्थापित करने की योजनाएं तैयार करते रहते थे। अपनी योजना को कार्य रूप देने के लिए वे किसी स्वर्ण अवसर की प्रतीक्षा में रहते थे। यह अवसर उन्हें मोहम्मद बिन तुगलक की नीतियों के परिणाम स्वरूप प्रजा में फैले असंतोष के कारण मिला, अतः उन्होंने स्थान स्थान पर विद्रोह का बिगुल बजा दिया। ये विद्रोह तुगलक साम्राज्य के लिए विनाशकारी प्रमाणित हुए।